Okay. So we begin modern physics. 5 से 6 लेक्चर लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन जितने मार्क्स इस चैप्टर के हैं करीब करीब रिजिड बॉडी के आसपास होते हैं इसके मार्क्स। रिजिड बॉडी सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, इसको सीखने के लिए 6 लेक्चर। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे वेव ऑप्टिक्स थी, YDSE हो गया, राइट। लोगों को विश्वास हो गया कि भाई लाइट जो है वो वेव है। फिर कहानी का एक और पार्ट, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, फैराडे आए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस दे दिए। जब इक्वेशन ही दे दिए तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं बचता, राइट। लोग उसको यूज़ भी करना शुरू कर दिए, राइट। इनफैक्ट 1895 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कोई बड़े फिजिसिस्ट थे उस जमाने के, उन्होंने कहा था फिजिक्स एज ए रिसर्च इज डेड नाउ। कुछ खास बचा नहीं है फिजिक्स में पढ़ने पढ़ाने को, रिसर्च करने को। हमने सब सवालों का आंसर ढूंढ लिया, राइट। अभी केमिस्ट्री करेंगे लोग। ऐसा किसी ने 1890 में कहा था। इससे ज़्यादा गलत, और राइट, शायद ही किसी फिजिसिस्ट ने कोई स्टेटमेंट कभी दिया, राइट। ही वाज श्योर एक आध छोटी मोटी प्रॉब्लम बची है एंड वी आर डन, राइट। तो इन्हीं छोटी मोटी प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, राइट। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम अपन सबको याद है, होपफुली ऐसा कुछ होता है, याद है। परंतु जो थ्योरी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, कौन दिया था? मैक्सवेल, राइट। उसकी थ्योरी के हिसाब से ये स्पेक्ट्रम ऐसा आना चाहिए था। This was expected, एक्चुअल कह लीजिए या एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए, एक्सपेक्टेड कह लीजिए या थ्योरेटिकल कह लीजिए, समझ रहे? मतलब कि साइंस जहां पे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स मिसमैच हो तो रिसर्च होती, राइट। कि आज तक की जो प्रिवेलेंट थ्योरी है वो कहती है ऐसा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिस पे कुछ लोग काम कर रहे थे, और जिस आदमी ने इसमें ब्रेक थ्रू पाया उनके नाम पे मॉडर्न फिजिक्स का प्रोबेबली इकलौता ही कहेंगे उसको, कांस्टेंट है, मैक्स प्लैंक, जिसकी वैल्यू अब फिक्स कर दी गई है। पिछले साल तक एक्सपेरिमेंटल थी, अभी उसकी वैल्यू फिक्स करके एसआई में मास का स्टैंडर्ड हटा दिया है। नहीं तो पिछले साल तक एसआई का स्टैंडर्ड वॉज पेरिस में रखा हुआ 1 किलोग्राम का समथिंग सिलेंडर बेसिकली, राइट। अभी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, और प्लैंक कांस्टेंट जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू थी उसकी वैल्यू फिक्स करके एटॉमिक लेवल पे मास को डिफाइन कर दिया गया। ओके, याद रखिएगा ये चीज, हो सकता है जेई में आ जाए, ठीक है। लास्ट इकलौता बचा था जिसका एटॉमिक स्टैंडर्ड नहीं था, अब एटॉमिक स्टैंडर्ड पे डिफाइन हो चुका है। बढ़े आगे। तो मैक्स प्लैंक ने इस पे काम किया, और उन्होंने जो किया, ही वॉज अ ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड जबरदस्त मैथ्स थी उनकी, राइट। और ऐसा बताते 2 साल जब उन्होंने इस प्रॉब्लम पे सोचा, इसको सॉल्व किया, तो उनका 8-10 किलो वजन कम हो गया। सो ऐसा बताते हैं कि उनका 8-10 किलो 2 साल में
इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने से वजन कम हो गया, ये मैंने पढ़ा है कहीं पे। ऑलराइट, खैर व्हाट इट डिड वाज अ कंप्लीटली मैथमेटिकल सॉल्यूशन, एंड इन दैट मैथमेटिकल सॉल्यूशन, कभी एक बार सिलेबस हो जाए तो आई विल गिव यू टू रीड दिस। ये सिलेबस में तो नहीं है वाला पोर्शन, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कोई पढ़ना चाहे तो मैं ज़रूर दूंगा प्रिंट आउट, तो आप पढ़िएगा। मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें मार्क कर रखी है पढ़ने के लिए। ऐसे ही थोड़ा और फिजिक्स अच्छी समझ में आएगी। अरे कभी कोई कॉम्प्रिहेंशन ही दे दे उसमें तो एक अच्छी फील आती है, क्योंकि बहुत फंडामेंटल बात है। तो उनका बेसिक अजम्पशन था कि यदि हम ये मान लें कि रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी इतने क्वांटा में एमिट होता है, ऐसा मान लें मैथमेटिकली, तो रेड वाले ग्राफ की बजाय सेम लॉजिक लगा के, सेम फिजिक्स लगा के वाइट वाला ग्राफ आ जाएगा। मतलब कि सारी गिवन थ्योरी मैक्सवेल की सही है, उसमें एक मैथमेटिकली हमने मान लिया कि रादर देन एमिटिंग कंटिन्यूअसली इट एमिट्स इन द क्वांटास ऑफ एच न्यू। और बड़ी प्यारी थ्योरी है उसके बाद की, एच न्यू के बाद की। कभी पढ़ेंगे आप तो मज़ा आ जाएगा पढ़ के कि क्या शानदार तरीके से वो इस रेड से वाइट ग्राफ पे आ जाते हैं। घनघोर गणित है, बट गणित का कुछ पार्ट अवॉइड करके पढ़ा जा सकता है इसको। जब उन्होंने अपनी ये फाइंडिंग प्रेजेंट करी, पेपर जब उन्होंने लिखा प्लैंक ने, तो जब भी कोई साइंटिस्ट पेपर लिखता है जर्नल में कि भाई ये मैंने रिसर्च करी, पब्लिश होता है, तो उसको बुलाया जाता है टॉक्स के लिए, राइट, और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। एक तो इसलिए ताकि पता पड़ जाए इसी ने लिखा है, आपको अपने आप पेपर को डिफेंड करना पड़ता है कि साहब ये रीज़न है इसका, नहीं समझ में बात, राइट। तो जब उनको पेपर के लिए बुलाया गया डिफेंड करने के लिए, तो वो बड़े अपोलोजेटिक थे मैक्स प्लैंक। वो अपोलोजेटिक इसलिए थे कि आई एम अ फिजिसिस्ट, बट व्हाट आई हैव डन इज प्योर मैथमेटिक्स, आई कैन नॉट गिव एनी थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट कि एच न्यू के क्वांटास में क्यों होना चाहिए। And I believe someday some brilliant physicist will be able to explain this. ये उनके वर्ड्स थे। आगे बढ़े, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बेचारा नौकरी वोकरी ढूंढ रहा था कहीं पे गरीब, तो उसको नौकरी मिल गई, ऑलराइट, पेटेंट क्लर्क की। पेटेंट क्लर्क मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, पेटेंट आते हैं उनको कंपेयर करना होता है, पहले किसी ने कुछ तो नहीं किया, और ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा होता था बंदा, राइट। तो इसका शौक था फिजिक्स, राइट। तो इसने 1904 में, लोग 1905 बोलते हैं, बट एक्चुअली इसने 1904 में 3 पेपर लिखे, राइट। और एक्चुअली 4 थे, बट 2 पेपर को एक ही बोला जाता है, राइट। और 1905 में दुनिया को पता पड़े ढंग से, उस ईयर को बोला जाता है मिरेकुलस ईयर ऑफ फिजिक्स, 1905, एनुस मिराबिलिस इन ग्रीक या लैटिन। तो 3 पेपर इन्होंने लिखे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक पेपर था, आज ही सुबह मैंने देखा था वो पेपर, राइट, on the theory of electrodynamics from different frames। बाद में उसको स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। उसी का सेकंड पार्ट था जिसमें E इक्वल टू डेल्टा mc², वो डिराइव किए थे। एक और पेपर था, वो भी बड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि उस पेपर के थोड़ा सा लेट हो जाने के चक्कर में, राइट, एक बंदा सुसाइड कर लिया था, बोल्ट्जमैन। क्योंकि बोल्ट्जमैन ने ओरिजिनली बोला था कि एटम से बना है सब कुछ, परंतु लोगों ने कहा नहीं, और वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज था, तो डिप्रेशन में वो दुखी सा रहता था वो, राइट। तो लोगों ने उसको बोला तुम्हारी थ्योरी गड़बड़ है, तो डिप्रेशन में आके लटक गया, राइट। बोल्ट्जमैन यार, तो नाम नहीं सुना, लुडविग बोल्ट्जमैन। और इन्होंने मैथमेटिकली काफ़ी रिगरस तरीके से ब्राउनिनियन मोशन एक चीज़ होती है, सुना आप लोगों ने, यदि अपन
पोलन सीड्स को वाटर पे छोड़ दें तो वो रैंडम सा मोशन करते हैं, वो रैंडम मोशन होता है एटम्स की टक्कर से, और उससे आप टेम्परेचर को 3/2 kT से रिलेट कर सकते हो इनडायरेक्ट। राइट, अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, यहां पे सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस मिलेंगे आपको, डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट एविडेंस होता है कि हमने एयर फ्री स्पेस में वैक्यूम में पंख को और गेंद को गिराया, दोनों से बराबर वेलोसिटी से गिरे नीचे, डायरेक्ट एविडेंस। नहीं समझ में आई बात? थ्योरी लिखी gm/r²=m⁴r, उससे मून के टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया, कैपिटल जी को डायरेक्टली चेक किया कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से, डायरेक्ट एविडेंस। मॉडर्न फिजिक्स में देयर विल नेवर बी एनी डायरेक्ट एविडेंस, ऑल एविडेंस वुड बी इनडायरेक्ट। इसीलिए यहां पे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का लफड़ेबाजी चलती रहेगी। आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा, वहां पे सुन के ऐसा लगता है कि बोर को दिख रहा है कि एटम जो इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, रदरफोर्ड को दिख रहा है, और बोर को दिख रहा है कि बीच में जगह खाली नहीं है, या तो 1 है या 2 ही अवेलेबल है, बीच में तो गड्ढे हैं। ऑलराइट, समझ में आ रही बात? सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एविडेंस बेस्ड स्टोरीज। अभी मॉडर्न फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स आर लैगिंग बिहाइंड अराउंड 100 years। 1915 में आइंस्टीन प्रपोज किया, राइट, तो 2015-16 में जाके लीगो में जाके वेरीफाई हुआ, लीगो में, लीगो। 1950 में कोई प्रपोज किया तो 2010 में 11 में जाके चेक हुआ, राइट। तो बड़ा लफड़ा है इधर। तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मतलब कि देख नहीं रहा होगा कुछ भी, क्योंकि हम इतने छोटे स्केल पे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं, राइट। तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस से बोले कि एटम मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि एटम की थ्योरी इस चीज से वेरीफाई हो रही है। चीजें जो है डिस्क्रीट से बनी है दुनिया, एटम मतलब डिस्क्रीट से बनी है, राइट। अब ये एक लाइन जो है कहीं वेदों में इधर उधर मिल जाती तो लोग बोलते हैं एटम की थ्योरी हमने दी थी। अबे गणित देते ना साथ में, जिसे ब्राउनियन मोशन वेरीफाई हो जाता तो मानते। विदाउट मैथ्स इट्स फिलॉसफी, राइट। तो बाबा लोग भी बोले थे परमाणु है, अणु है, बकवास है, ब्राउनियन मोशन से करते ना। बोला तो बेचारा बोल्ट्जमैन भी क्या हुआ, लटकना पड़ा, मैथमेटिकली प्रूव कर देता। He was very close, but he was not able to do what Einstein did. Rigorous maths, beautiful maths, जैसा लोग बताते हैं, अपने तो समझ में आती है। Alright? तीसरा जो वो काम किए वो आज हमारा चैप्टर है, that is known as photoelectric effect, जहां से मॉडर्न फिजिक्स के सारे लफड़े शुरू होते हैं। ठीक है, तो लेनार्ड डिस्कवर किया था और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। तो एक बार पहले अपन सेटअप देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट का, सेटअप के सारे लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अगेन एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, दोनों का गैप, और कैसे नई थ्योरी उस गैप को फुलफिल करती है। यही चलेगी कहानी। देयर इज ऑलवेज समथिंग एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट थ्योरी, बट द एक्सपेरिमेंट व्हेन इट मिसमैचेस विद दैट, then people question the theory, right? Only once I know it was reversed in case of neutrino, where they believed the theory and rejected the experiment, because theory was space is uniform, time is uniform, space is isotropic. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीनों वायलेट करता है। न्यूट्रिनो लास्ट में आएगा। दैट वाज द ओनली टाइम जब एक्सपेरिमेंट जो था वो बोलता था तीनों कंजर्व नहीं हो रहे, बट फिजिसिस्ट मान के बैठे रहे, नहीं भैया हो रहे होंगे कंजर्व, कुछ और लफड़ा। 40 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे थ्योरी सही मान के। क्या हुआ? फिजिक्स कितनी प्योर है, मैं तो आपको ही बता रहा हूँ, एक ही एक्सेप्शन है, मिल गया न्यूट्रिनो। एक एक्सपेरिमेंट आउट जा रहा था। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, रेडी?
उस जमाने में बड़ी पॉपुलर चीज थी वैक्यूम ट्यूब। हम ऐसा सेटअप बनाते ताकि आपको दिखे, परंतु यदि आप किताबों में देखेंगे तो वहां सेटअप ऐसा नहीं होता। वहां पे एक स्फीयर होता है, उसमें एक ऐसा प्लेट होता है और एक ऐसी सेंटर पे रॉड होती है। अब मतलब समझ रहे 3D व्यू है, ठीक है। हम लेकिन ऐसा बनाते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ सके चीज। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे गधों की कमी नहीं है। मैं बोलूँगा पोटेंशियल बढ़ा दिया तो बढ़ाने का मतलब वो कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यदि मैं बोलता हूँ कि ये पोटेंशियल 8-10 वोल्ट की रेंज, मतलब करीब 10 वोल्ट की रेंज का होता है, 8-10 वोल्ट मैंने लिख दिया, तो बढ़ा दिया का मतलब कितना कर दिया होगा? 9 था तो 9.1, 9.2, समझ रहे मेरी बात? इन्हीं 9 का 9 किलो वोल्ट कर दिया। दैट इज नॉट बढ़ाना। नहीं समझ में बात? अरे कभी अपन ऐसे ही दोस्त कहीं मजाक बोलते हैं, आज मैं अमीर हो गया, तो इसका थोड़ी अंबानी बन गया भाई तू। कल तेरी जेब में 1000 रुपए थे, आज 2000 हो गए तो खुश हो रहा। अमीर बनेगा थोड़ी अंबानी बन गया। ऑर्डर वही रहना चाहिए। नहीं समझ में बात? राइट? इज दिस ओके? कभी अपन कुछ चीज सॉल्व करके बोले यार आज तो मैं इंटेलिजेंट फील कर रहा हूं बहुत, ले जनरल रिलेटिविटी संभालो, थोड़ी आइंस्टीन बन गए गंदा वाला। पढ़ू मैं आगे, क्योंकि एज यू मूव अलोंग वोल्टेज, जैसे मैं आपको चैप्टर के हिसाब से बात करूं, थर्मल इफेक्ट्स जो आएंगे वो होंगे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के। फोटो इफेक्ट आएंगे 2-3 वोल्ट के ऑर्डर के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के। अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आएगा 20, 25, 50, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। उसका अगला चैप्टर बोलो बोलो एक्सरे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर। उसका अगला चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर। न्यूक्लियर फिजिक्स, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाता है। नहीं समझ में? चैप्टर भी एक्चुअली देखा जाए तो एनर्जी की सीक्वेंस में, यदि आप यहां किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले गए तो एक्सपेरिमेंट ही दूसरा शुरू हो गया। या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले गए तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। सेम सेटअप है। कैथोड रे ट्यूब नहीं सुना आपने? सर जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो ये सेटअप है। इधर वैक्यूम है, इधर हमने लाइट गिराई, राइट? लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन आजाद हुए। इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आजाद हुए कैसे पता पड़ा होगा? दिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जा रही है, 1 गया, ये 2 गया, करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। लाइट नहीं है तो कोई करंट नहीं, सब कुछ सेम रखा हो, लाइट गिराई और करंट फ्लो होने लग गया, मतलब करंट सर्किट कंप्लीट हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है। किस वजह से हुआ है? लाइट गिरने की वजह से। हेंस द नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैक्यूम क्यों रखा है बीच में ट्यूब में? अच्छा, जब हम वैक्यूम बोलते हैं तो कितना प्रेशर होता होगा शून्य? राइट, वेरी लेस, राइट, बहुत कम। बड़े आगे, ठीक है यहां तक। तो पोटेंशियल लगाया अपन ने, है ना? मैं कुछ कह रहा था, तुमने बकवास कर दी। वैक्यूम मतलब कि वेरी वेरी लो प्रेशर। व्हाई डू वी हैव दैट?
What would happen if there is air inside the tube? फिर करंट अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, राइट? तो आप चाहेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में जिस चीज को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उसको फाइन ट्यून करें, तो इसके लिए आप बाकी सारे डिस्टर्बेंस पैरामीटर्स को खत्म कर देते, ठीक है? ओरिजिनली ये एक्सपेरिमेंट जो था ये बेस्ड था थर्मायोनिक एमिशन पे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा थर्मायोनिक एमिशन समझा दूं क्या होता है, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है? किसी ने सुना है थर्मायोनिक एमिशन? नहीं सुना? ओके। कितने लोगों को बॉइलिंग और एवोपरेशन में अंतर? वेरी गुड। उनकी एवरेज रैंडम काइनेटिक एनर्जी को ही हम इतना कर देते कि वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाती है और वो भाग सकते सभी, राइट? नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, वेपर प्रेशर इज अ बल्क, अच्छा बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, इस तरह से बोला होगा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ थर्मायोनिक इफेक्ट क्या कहानी है? तो जो मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, छोड़ के क्यों नहीं भागते? क्यों नहीं छोड़ के भाग रहे होते? बिकॉज लैटिस इज एसेंशियली पॉजिटिवली चार्ज नाउ, मेटल इज न्यूट्रल, बट यदि हम इलेक्ट्रॉन को अलग से देख रहे हैं जो फ्री है, तो लैटिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज थिंग कि नहीं है, राइट? तो एक लैटिस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन से जो उसमें रैंडमली घूम रहे हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उनका? नेगेटिव होगा, मतलब कि बाउंड होंगे। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो जब तक उनके पास वो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाती जो ओवरकम कर सके तो नहीं जा सकते वो। इज दिस ओके? इस एनर्जी को टेक्निकली बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये सबसे कम सीजियम का होता है, ठीक है? तो जब तक इतनी एनर्जी उनको नहीं मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, वो एटम छोड़ के या लैटिस छोड़ के या जो भी स्ट्रक्चर उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन सब चीजों पे, तो दे ऑब्जर्व्ड अ फिनोमेना कॉल्ड थर्मायोनिक इफेक्ट। नाउ यू कैन गेस बाय द नेम क्या होता होगा थर्मायोनिक इफेक्ट? है भाई, एक मिनट। कैसे पता पड़ता होगा हीट करने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया? और मेटल को गर्म किया, करंट फ्लो होने लग गया, इसका मतलब कि द हीट वाज द कॉज ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो एक्चुअली थर्मायोनिक इफेक्ट पे कोई बंदा काम कर रहा था और उसने देखा टेम्परेचर बढ़ने से पहले यदि लाइट गिर रही थी कोई पर्टिकुलर टाइप की तो करंट आ गया। तो फिर उसने क्या किया, टेम्परेचर को हटाया, फिर लाइट पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। समझ में आ रही क्या मेरी बात? सो दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि भाई वो तो गर्म करता था, टेम्परेचर का वेट करता था कि भाई टेम्परेचर आ गया एक पर्टिकुलर, तो फिर वो देखता था कि इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 लिबरेट होना शुरू हो जाएंगे, करंट की वैल्यू होगी जो धीरे धीरे। ओके, सो क्या प्रूव हो चुका है अभी तक? लाइट क्या है? क्या नेचर मान रहे हैं हम लाइट का? और तो बेस्ड ऑन दैट, भाई और दे दे यार पानी, ये खाली है मेरे हिसाब से तो नहीं, ध्यान से देख। हाँ, तो लाइट क्या है? वेव। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? हाथ उठा लें। क्या होना चाहिए? लाइट गिराना शुरू किया अपन ने, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, क्या होना चाहिए?
यस उसी वेवलेंथ की लाइट अगर हम गिराएंगे तो फिर थोड़ी सी देर में तो इलेक्ट्रॉन निकलने ही चाहिए फिर उस कंडीशन में अगर वेवलेंथ। ओके, टाइम को थोड़ा सा और पकड़ते हैं एक बार, राइट। वेवलेंथ एक वेरिएबल है, उससे भी ज्यादा सिंपल वेरिएबल है इंटेंसिटी, राइट। भाई ये डिस्कस करें कि अपन ने कोयले से गर्म किया कि तेल जला के या गैस जला के की बजाय कितनी हीट सप्लाई करी, सबसे इजी तो वो पड़ेगा। तो इंटेंसिटी की टर्म से व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन? यस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहली एक्सपेक्टेशन ये है। जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबसे सिंपल तो अप्रोक्सीमेट ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि इफ यू पुट मोर इंटेंसिटी व्हाट शुड हैपन? जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन is as the intensity of light increases, time delay in electron emission should be decreasing. Increase in intensity should lead to decrease in time delay. Inverse relation होना चाहिए दोनों, right? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ लिख लें। व्हाट वाज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन? नो टाइम डिले एवर वाज ऑब्जर्व्ड विद इन द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड्स। 8 था कि 6 था, मुझे याद नहीं। नो टाइम डिले एवर वाज ऑब्जर्व्ड इवन फॉर लो इंटेंसिटी लाइट। नेक्स्ट, और क्या बोलते हैं? लाइट वेव है, एनर्जी सप्लाई करें, जल्दी बताओ भाई। यस, जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो डिफ्लेक्शन वो बढ़ना चाहिए क्या? इंक्रीज इन इंटेंसिटी शुड इंक्रीज करंट, ठीक है, एक्सेप्टेड। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन सेम, पूछ लीजिए। और लाइट में किस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन इंटेंसिटी के अलावा? जो पहली चीज बोली थी आपने, वेवलेंथ। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ? यस, यदि इंटेंसिटी मेंटेन करके रखे तो डिफरेंट वेवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन? बिलो a particular frequency no photoelectric effect was observed even for high intensity। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो कितनी भी इंटेंसिटी डाल लो, कितनी भी का मतलब नहीं सूरज को लाके सामने खड़ा कर दिया यार, पागलों की कमी नहीं है दुनिया में। अरे हैं, हाँ, उसको भस्मी कर दिया, शिव जी की तीसरी आंख खोल दी, वैसा कुछ नहीं करना। अरे पागलों की कमी नहीं, कुछ भी कर सकते। कहाँ था मैं? हाँ, कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा। एक और है, यदि आपने कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, नहीं पढ़ा? पढ़िएगा, किताब में है, जरूर पढ़िएगा कैथोड एक्सपेरिमेंट। बस तो सर ने पढ़ाया होगा यार।
भाई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पागल आदमी, फोटोलिटिक इफेक्ट पढ़ के मुझे कैथोड रे ट्यूब की रेफरेंस दे रहा है। चलो जहाँ पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वगैरह नापी थी, उससे ही पता लगा था कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो पहले उसको बीटा रे बोले थे, राइट। तो यहाँ पे भी किसी तरह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नापे, तो व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? कैसी काइनेटिक एनर्जीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल रहे होंगे? इट रिफर्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, कि काइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सो द आंसर इज करीब करीब जैसा इन्होंने बोला, इनको याद है अभी तक पिछले साल का, सबकी ऑलमोस्ट सेम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक निकल रहा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और दूसरा निकल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक 0.1 से निकले, एक 8 से निकले? थर्मोडायनेमिक इफेक्ट में क्या ऐसा हो सकता था? खैर, कहाँ थे हम? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? सबका करीब करीब एक जैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कोई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, राइट। और एक्चुअली कैसा था डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल ऐसा, बहुत ज्यादा डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जीज में। जैसे आपकी आदत पड़ जानी चाहिए अब इस ग्राफ की, ऐसा ही कुछ कहेंगे ना इस ग्राफ को, n वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड, सबकी काइनेटिक एनर्जी करीब करीब एक जैसी है, राइट। ये तो एक्सपेक्टेड था, और एक्चुअल ऐसा था नहीं यार। n वर्सेस काइनेटिक एनर्जी बनाऊं क्या? बनाते ऐसे ही है, मुझे पता नहीं, n ही आता है ना, x एक्सिस पे n ही बनाते थे ना फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में x एक्सिस पे क्या बनाते थे? वो होता था ना यार, कौन सा ग्राफ बोलते थे? नहीं, ये नहीं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स पे एनर्जी रहती है, वही मुझे मैं कुछ गड़बड़ कर, और इधर एन रहता है, हाँ वही फ्रैक्शन। अब गलत हो गया, इसी काइनेटिक एनर्जी पे सारे, राइट। उसका ग्राफ कुछ ऐसा कि बहुत, और ये भी बीच में कहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ये ग्राफ आएगा यहाँ कहीं, कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कुछ के पास बहुत कम, कुछ के पास मिडिल लेवल की, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। अपना स्टैंडर्ड बेल कर्व, ठीक है। थ्योरी वाइट, एक्सपेरिमेंट पिंक। Is this okay? So this was the puzzle that was there out there in the world for everybody to come and resolve it, find a solution, and फालतू आदमी था एक, राइट, अपनी सोच रखता था, उसने इसका सॉल्यूशन दिया। चूंकि ये इकलौता उसका काम एक्सपेरिमेंटल था,
इसलिए जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तो इसका मेंशन है, और बाकी उनके जितने भी बड़े बड़े काम हैं उसका मेंशन नहीं है। आइंस्टीन के नोबेल प्राइज़ में इट सेज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इज कंट्रीब्यूशन टू थ्योरेटिकल फिजिक्स। न जनरल का नाम है, न स्पेशल का नाम है, और भी किसी चीज़ का नाम नहीं है उनके नोबेल प्राइज़ में। ऑलराइट, प्रोबेबली लोगों के समझ में आई नहीं होगी जैसा